नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल का नाम है NCERT हिंदी बाय कुमार। इस चैनल के नाम को हैशटैग लगा करके गूगल के सर्च बॉक्स में या यूट्यूब के सर्च बॉक्स में आप जब टाइप करेंगे और क्लिक करेंगे तो आपके सामने खुलेगा NCERT हिंदी का एक अनमोल खजाना, जिसमें आप हिंदी को एक नए ढंग से पढ़ना लिखना समझना सीखेंगे। हमारा उद्देश्य रटना नहीं, समझना है, समझाना है। जब आप समझ लेते हैं तो उत्तरों को बहुत बेहतर तरीके से लिखने में सक्षम बनते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्लास 7 वसंत, हम बात करने वाले हैं NCERT हिंदी वसंत क्लास 7 की जो बुक है भाग 2, और इसमें जो पाठ है वो है कठपुतली कविता। बिल्कुल नए तरीके से हम आज इसको समझने के लिए तैयार हैं। क्या क्या समझेंगे हम? मुख्य बिंदु, भावार्थ, सारांश, संदेश और प्रश्नोत्तर। हालांकि प्रश्नोत्तर के लिए हम दूसरा वीडियो बनाएंगे, लेकिन इस वीडियो में हम जो तरीका इस्तेमाल करने वाले हैं, आप जब इसको ध्यान से सुनेंगे समझेंगे तो आपके सामने सभी प्रश्नों के उत्तर अपने आप खुल जाएंगे और आप अपने आप सभी सवालों के जवाब देने में सक्षम बन जाएंगे। आपको लगेगा ये तो बहुत आसान है। कुछ ऐसा तरीका मैं आपके सामने आज बताने वाला हूँ जिससे पहले किसी ने भी इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिल्कुल नया तरीका है। इस तरीके से आप हर पार्ट को इस वीडियो पे में समझिए। इसके अलावा और भी जितने वीडियो आने वाले हैं, विशेष रूप से जब हम बात करेंगे साहित्य की, लिटरेचर की, तो उन सभी पाठों को समझने के लिए आपके सामने जो आएगा हमारा वीडियो, उसमें हम उसी मेथड का इस्तेमाल करेंगे। अब तक बहुत से लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है। इन नए नए तरीक़ों को समझने के लिए आप भी किस इंतज़ार में बैठे हैं? आप भी इस चैनल को अभी अभी सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। जो मैं कर रहा हूँ आप भी वही कीजिए। इस ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइए। यदि आप चाहते हैं कि आपके हिंदी में सबसे ज़्यादा अंक हों, यदि आप चाहते हैं कि हिंदी को आप अलग ढंग से समझें, यदि आप चाहते हैं कि आपके अंदर आत्मविश्वास हो, यदि आप चाहते हैं कि आप फ्लो में हिंदी को बोलना सीखें, मंच पर बोलना सीखें, डिबेट कॉम्पिटिशन में बोलना सीखें और कंपेयरिंग करना सीखें, जैसे कि स्कूल में स्पेशल असेंबली वगैरह में होती है, तो ज़रूरी है कि आप हिंदी को बहुत ढंग से समझ लें। जो आप इस चैनल पर आपको ये सारी बातें पूरी होने वाली हैं। इस चैनल पे सब कुछ मिलने वाला है। तो तैयार होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्य बिंदुओं की बात। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या है हमारे पास। देखिए बच्चों, आज हमारा जो मेथड है बिल्कुल नया मेथड है। इस मेथड के बारे में, इस तरीके के बारे में, हिंदी को समझने के बारे में जो शिक्षक मुझे सुन रहे हैं, वो शिक्षक भी इस विधि का, इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं पढ़ाने में। इस विधि का इस्तेमाल करते ही आपका पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा हो जाता है, बच्चों को समझना आसान हो जाता है। बच्चे इस पाठ को खेल खेल में समझ लेते हैं और इसका इस्तेमाल आप सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी में भी कर सकते हैं। कैसे, अब मैं बताने जा रहा हूँ। इस मेथड का नाम है SCM, यानी स्टोरी से आपने S निकाला, कैरेक्टर से आपने C निकाला और उसके बाद आपने मैसेज से निकाला M, शॉर्ट फॉर्म बन गई SCM। तो SCM में क्या करते हैं हम? S में हम किसी भी पार्ट की स्टोरी लाइन निकालते हैं ब्रीफ में, यानी उस कॉलम में लिखेंगे हम स्टोरी क्या क्या है, संक्षेप में लिखना है आपको, बिंदुओं में लिखना है। उसके बाद हम बढ़ते हैं कैरेक्टर्स की तरफ, यानी उस कहानी में, उस पार्ट में कौन कौन से मुख्य पात्र हैं, कौन कौन से सहयोगी पात्र हैं, आप आदि आदि एक्स्ट्रा करके लिख सकते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, कठपुतली कविता में एक मेन कठपुतली है, मुख्य कठपुतली है, बाकी उसकी सखियां हैं, उसके मित्र हैं। तो हमने लिख दिया मुख्य कठपुतली और अन्य कठपुतलियां। इसके बाद हम संदेश की तरफ जब बढ़ते हैं तो आपने देखा यहाँ क्या लिखा हुआ है? बंद समाज, मुक्त समाज, त्रिशंकु समाज, आधुनिक स्त्री, परंपरा में बंधी स्त्री, लैंगिक भेदभाव से त्रस्त स्त्री। उसके बाद है समाज के बंधन हैं, पुरुष प्रधान समाज। अब आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि इस छोटी सी कविता में इतने सारे
भेद छुपे हुए हैं, इतनी सारी बातें छुपी हुई हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा था, जब आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ ऐसी बातें पता चलेंगी इस कविता के बारे में जिससे आप बहुत इंटेलिजेंट बन सकते हैं, बहुत बुद्धिमान तो बनेंगे। जब इन बिंदुओं पर आप अपनी कक्षाओं में चर्चा करेंगे तो आप देखेंगे कि लोग आपकी तरफ देखते रह जाएंगे और आपकी इमेज अलग बनेगी, क्योंकि ये जो बिंदु हैं ये बहुत कम स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं। ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाए जाते हैं, लेकिन बहुत कम स्कूलों में इन बिंदुओं पर चर्चा होती है। लेकिन मैं जब पढ़ाता हूँ अपने बच्चों को, मैं खुद एक हिंदी शिक्षक हूँ, 12 वर्ष में हिंदी पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आपको भी मैं ये फ़ायदा दिलवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप भी हिंदी को अलग ढंग से समझें। ये नहीं कि आपने कविता को यूट्यूब से देखा, कहीं से 5 क्वेश्चन के 3 क्वेश्चन के आंसर रट लिए, नोटबुक में लिख दिए और कहानी ख़त्म हो गई। जी नहीं, ये कहानी यहीं से शुरू होती है। तो ये सारे बिंदु आप मेरे साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा कि आप इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए इस वीडियो को, जिससे आप देखें कि बहुत कुछ अभी मिलने वाला है। क्योंकि अभी इस चैनल को शुरू हुए ज़्यादा समय नहीं हुआ है, अपने बहुत से बच्चों की डिमांड को पूरा करने के लिए ही मैंने चैनल शुरू किया है, क्योंकि हज़ारों लाखों बच्चे इससे फ़ायदा उठाएं। तो देखिए, जब हम स्टोरी, कैरेक्टर, मैसेज की बात करते हैं इस मेथड की, सबसे पहले हम जब कठपुतली कविता की बात करेंगे। कठपुतली क्या करती है? कठपुतली का अपने बंधनों पर सवाल उठाना। सबसे पहले कठपुतली सवाल उठाती है, कहती है ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी इन धागों को तोड़ दो, मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। यानी कि सबसे पहले अगर हम कहानी की बात करते हैं, इस कविता में जो सारांश है एक तरीके का, वो क्या है, कठपुतली जो है, जो उसके ऊपर धागे बंधे हुए हैं उस पर वो सवाल उठा देती है कि ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, यानी कि मैं अपने ढंग से नहीं जी सकती, मुझे कोई और नियंत्रित करता है, मुझे कोई और कंट्रोल कर रहा है, ये बंधन का जीवन मुझे पसंद नहीं है। कठपुतली को जैसे ही ये एहसास होता है, वो जो धागे हैं, वो बंधन हैं, उन पर सवाल खड़ा कर देती हैं। तत्पश्चात भावी परिणामों को लेकर के चिंतित हो जाती है, सोचने लगती है इसका अर्थ क्या है। पहले वो सोच लेती है ये बंधन क्यों है मेरे आगे पीछे, फिर उसे लगता है कि नहीं, अगर मैं ये बंधनों को तोड़ दूंगी तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए अपने जीवन को चलाना। उसके बाद फिर अपनी ही इच्छा पर सवाल उठाने लगती है, क्योंकि जब उसे लगता है कि इसके बहुत ख़राब परिणाम हो सकते हैं, तब वो सोचती है ऐसी इच्छा क्यों मेरे मन में जगी। पहले तो उसने कहा ये समाज के बंधन को तोड़ना है, पहले तो उसे लगा ये बंधन गलत हैं, उसे तोड़ना चाहिए, फिर उसे अपने ही जो निर्णय पर सवाल उठा दिए कि ऐसी इच्छा क्यों मेरे मन में जगी। ये तो कहानी हो गई उस कविता में जो सारांश है। लेकिन बच्चों, एक बात का हमेशा ध्यान रखना, इस कविता में सिर्फ कठपुतली नहीं है। इस कविता में कठपुतली का अर्थ है बंधन में बंधी हुई स्त्री। ये ध्यान से लिख लीजिए सभी लोग, बंधनों में बंधी कोई स्त्री है, महिला है, उसके बारे में ये कविता कही गई है। कठपुतलियों के बारे में बताना भवानी प्रसाद मिश्र यानी इस कवि का उद्देश्य नहीं है। ये अच्छी तरह गांठ बांध लीजिए, चाहे यूट्यूब में कोई कुछ भी कहे किसी चैनल में, लेकिन ये इनका उद्देश्य नहीं है। कठपुतलियों को यूज़ किया गया है, कठपुतलियों के माध्यम से समाज में बंधनों में बंधी हुई नारी की जो दुख है, उसकी जो पीड़ा है, उसको कवि ने अपनी कविता में प्रकट करने की कोशिश की है। जो जैसा कि मैंने कहा था, यदि आप सोचते हैं कि आप हिंदी में महारत हासिल करें, हिंदी में आप टॉप करें, तो टॉप करना इतना आसान नहीं है। अगर आप चाहते हैं 75 और 78 जहाँ भी मार्क्स इतने दिए जाते हैं अगर आएँ, यानी कि आप चाहते हैं आपकी कक्षा में सबसे ज़्यादा मार्क्स आएँ, तो ज़रूरी है कि आपको बहुत ढंग से पढ़ना होगा। रट्टा मार के आप A1 ला सकते हैं, टॉपर नहीं बन सकते। उसके लिए ज़रूरी है कि आप अलग ढंग से कुछ समझें और लिखें। तो जैसा मैंने बता दिया कि जो कठपुतली है वो समाज के बंधनों में बंधी हुई स्त्री का प्रतीक है, उसका सिंबल है। उसके बाद में क्या आता है, इसमें जो धागे हैं वो समाज के बंधनों का प्रतीक हैं, यानी समाज जो अपने हिसाब से स्त्री पर दबाव बनाता है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये नहीं करना है, तुम्हें बाहर नहीं जाना है, तुम्हें ये करना है, यानी जो दुनिया भर के जो बंधन बांध दिए गए स्त्री के ऊपर, ये जो धागे हैं वही हैं यहाँ पर।
तो ये समझ में आ गया, इस जो कठपुतली है वो स्त्री का प्रतीक है, जो धागे हैं समाज के ऐसे बंधनों का प्रतीक हैं जो बंधन स्त्री को जीने नहीं देते, स्त्री को प्रगति करने नहीं देते। स्त्री से कहा जाता है कि तुम्हें यही करना है, इसके आगे आप सोच नहीं सकती, तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें घर का काम करना है, तुम्हें जो है चूल्हा चौका ही करना है, यानी कि जो दुनिया भर के बंधन बांधे गए हैं उसका प्रतीक है। तो आप देखिए कविता में कितने गहरे अर्थ छुपे हुए हैं। दूसरा भाई कैरेक्टर्स, जैसा कि आपको पता है कविता में एक मुख्य कठपुतली है जो सवाल उठाती है और बाकी कठपुतलियाँ जो हैं जो उसकी बात सुन रही होती हैं, वो इस कविता में कैरेक्टर्स हैं। यानी कि सिर्फ 2 पार्ट हैं कैरेक्टर के, एक मुख्य कठपुतली और बाकी कठपुतलियाँ जिसको एक कठपुतली लीड कर रही है। तो आपको समझ आ गया। तीसरा जो बिंदु है ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है, जिसको समझना बड़ा ज़रूरी है आप लोगों के लिए। बंद समाज, मुक्त समाज और त्रिशंकु समाज। दरअसल ये जो शब्द आपके सामने दिख रहे हैं ये इतने आसान नहीं हैं, बहुत कम स्कूल्स में इन पर चर्चा की जाती है। ध्यान रखिए, अगर आपको मैं ये समझा रहा हूँ तो आप बहुत खुशकिस्मत हैं कि आप इन बातों को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं और आप इनको अगर आप अपनी पढ़ाई में लागू करेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छे अंक प्राप्त कर पाएंगे। और साथ ही कोई आपकी बात जब सुनेगा तो आपकी तरफ देखता रह जाएगा कि ये बच्चा कितनी गहरी बात करता है, कक्षा 7वीं का बच्चा। तो मैं तो ये मानता हूँ मेरे जितने भी बच्चे मुझसे पढ़ते हैं धीरे धीरे उनको शुरू में लगता है कि शायद ये बड़ी बड़ी बातें हैं, 6-7 महीने बीतने के बाद ही उनको लगने लगता है कि ये जो बातें समझाई जा रही हैं शायद ये इनको बहुत बुद्धिमान बनाने में सक्षम है। जब उनको इसका महत्व पता चलता है तो वो बड़े प्रसन्न होते हैं। तो मैं चाहता हूँ ये प्रसन्नता पूरे देश तक जाए और आप भी इसको समझें। बंद समाज क्या होता है ये पहले समझना ज़रूरी है। यदि आप कठपुतली कविता से संबंधित हर सवाल का जवाब देना चाहते हैं तो ये जो आखिरी वाला मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, मैसेज से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स हैं तो आप बहुत ध्यान से सुनिए, चाहे इसको लिख के रखिए, क्योंकि सभी सवालों के जवाब पूरे देश में जहाँ भी ये कविता पढ़ाई जाती है इन जो बिंदु मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इसके अलावा कोई भी प्रश्न बन ही नहीं सकता, ये पूरी गारंटी है। तो अगर आप इनको समझ लेते हैं तो आपके पास हर सवालों का जवाब है। बंद समाज क्या होता है? ऐसा समाज जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने लिखने नहीं दिया जाता है, शिक्षित समाज नहीं होता है, जो समाज सिर्फ रीति रिवाजों को मानता है, परंपराओं से ही चलता है, यानी मॉडर्न एजुकेशन, मॉडर्न थिंकिंग जहाँ पर नहीं होती है, जहाँ पर लोगों को अपने हिसाब से सोचने की आज़ादी नहीं होती है, ख़ास तौर से महिलाओं को, तो ऐसे समाज को हम बोलते हैं बंद समाज। अब मुक्त समाज इसका उल्टा समाज होता है, जहाँ पर स्त्रियों को पढ़ने दिया जाता है, चाहे लड़के हों या लड़की हों, दोनों में इक्वालिटी होती है, समानता होती है। सोचने का जो तरीका है वो साइंटिफिक होता है, यानी कि आप तंत्र मंत्र इनको नहीं मानते, हर चीज़ को आप डॉक्टर के तरीके से देखते हैं। कोई बीमारी हो गई तो आप डॉक्टर से इलाज कराएंगे, झाड़ फूँक तंत्र मंत्र नहीं करते। तो ये मुक्त समाज का उदाहरण है। ऐसा समाज जो शिक्षा से संचालित होता है, जो समाज साइंस से संचालित होता है, तो ये जो समाज है वो मुक्त समाज है। अब आ गया त्रिशंकु समाज। अब त्रिशंकु समाज है जिनमें दोनों का मिक्सअप मिलता है, यानी कुछ गुण होते हैं बंद समाज के, कुछ गुण होते हैं मुक्त समाज के। ये त्रिशंकु का अर्थ है बीच में फंसा हुआ समाज, ना वो अच्छी तरह से पारंपरिक हो पाता है ना मॉडर्न हो पाता है। कभी कभी वो कहेगा कि लड़कियों को बाहर पढ़ना चाहिए, कभी वो कहेगा नहीं 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 हम ये सब नहीं मानते, आपको घर में ही रहना है। यानी वो कन्फ्यूज़ रहता है कि क्या करें, परंपरा की तरफ जाएँ या आधुनिकता की तरफ जाएँ। जो दोनों तरफ फंसा हुआ समाज है। वैसे भारतीय समाज जो है उसको आप त्रिशंकु समाज ही कहें। ना ये पूरी तरह से मॉडर्न हो पाता है, ना पूरी तरह से परंपरा में ही बंध पाता है। कभी आप देखेंगे पूरी तरह से परंपरा में बंध गया, कभी आपको लगेगा कि ये तो पूरी तरह से मॉडर्न हुआ जा रहा है। तो दोनों मिक्स है, इसलिए इसको भारत के समाज को आप त्रिशंकु समाज कह सकते हैं। आधुनिक स्त्री, अब ये जो शब्द क्या है? ऐसी स्त्री जो पढ़ी लिखी है, अपने अधिकारों को जानती है, आगे बढ़ने की जिसके अंदर कोशिश करती है, समाज के बंधनों पर सवाल उठाती है, वो स्त्री को हम कहेंगे आधुनिक स्त्री। यानी कि जिसको पता है किसके खिलाफ अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसके खिलाफ वो आवाज़ उठाने की ताकत रखती है। तो ये आधुनिक स्त्री की पहचान है। सबसे बड़ी बात है आधुनिक स्त्री अवेयर है, जागरूक है और शिक्षित है।
परंपरा में बंधी स्त्री। अब आधुनिक का जो उल्टा होगा, अपोजिट होगा, वो होगा परंपरा में बंधी हुई स्त्री। यानी कि जो स्त्री बंध समाज की है वो है परंपरा में बंधी स्त्री, और जो स्त्री मुक्त समाज की है वो है आधुनिक स्त्री। यानी जो परंपरा के बंधनों में बंधी है, समाज जैसा कह रहा है वैसा कर रही है, तोड़ नहीं पा रही है कि लोग क्या कहेंगे, लोगों के हिसाब से चलती है, अपने मन को मार देती है स्त्री और अपने हिसाब से काम नहीं करती है। कुछ गलत हो रहा होता है उसको भी कहती है मेरा यही भाग्य है, मैं क्या कर सकती हूँ। तो ऐसी जो सोच की स्त्री है उसको कहेंगे हम परंपरा में बंधी स्त्री। यानी गलत हो रहा है तो आपको उसका विरोध करना ही पड़ेगा। लैंगिक भेदभाव से त्रस्त स्त्री। लैंगिक भेदभाव का अर्थ है बच्चों जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, यानी लड़का लड़की में भेद करना। एक कार्य जो लड़का कर सकता है लड़कियों को कहेंगे तुम्हें नहीं करना है, यानी लड़के को कहेंगे पढ़ना है, लड़की को कहेंगे तुम्हें तो घर ही संभालना है, तुम्हें क्या करना है पढ़ लिख करके। जो ऐसी सोच है उसको कहते हैं लैंगिक भेदभाव, इंग्लिश में कहेंगे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे समाज में भी स्त्री बहुत परेशान रहती है, उसे पढ़ने नहीं दिया जाता है। यदि किसी तरह से वो स्त्री काम करने लगती है कहीं पर तो उसको मजदूरी कम दी जाती है, क्योंकि उसे लगता है महिला है ये क्या कर लेगी। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन है समाज में उसको कहेंगे लैंगिक भेदभाव। कई बार पुरुष बात कर रहे होते हैं, कोई महिला, बीच में गाँव की बात कर रहा हूँ जो पिछड़े समाज हैं, कि वहाँ पर महिला अगर अपनी कोई राय देना चाहती है कि मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ तो कहते बैठो बैठो, औरतों को हमारे बीच में बोलने की इजाज़त नहीं है, घर आप अपना घर संभालो। तो ये जो सोच है ये किसका उदाहरण है बच्चों? ये है लैंगिक भेदभाव का उदाहरण। उसके बाद है समाज के बंधन। जो समाज के ऐसे बंधन जो स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देते हैं, यानी कि कठपुतली जो है उसके जो धागे हैं वही समाज के बंधन है। यानी ऐसे बंधन जो स्त्री के ऊपर नहीं होने चाहिए, जिसकी वजह से स्त्री आगे नहीं बढ़ पा रही है। तो ऐसे बंधनों को हम समाज के बंधन कहा गया है कि तुम्हें पढ़ना नहीं है, तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, बस तुम्हें जल्दी से तुम्हारा विवाह हो जाएगा तो अपने घर जाओ, पढ़ाई लिखाई करके तुम्हें क्या करना है। जो माइंड सेट है उसको हम समाज के बंधन मान रहे हैं, जो बंधन नेगेटिव है, जो स्त्री को आगे नहीं बढ़ने देते। उसके बाद है पुरुष प्रधान समाज, यानी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी कि जहाँ पर पुरुष ही सब कुछ निर्णय लेता है, स्त्रियों को बोलने का अधिकार नहीं होता है। यानी पुरुष अगर गलत भी कर रहा है तो उसको कोई रोक नहीं सकता, वही करेगा जिसकी जो इच्छा होगी। यानी कि कुल मिलाकर के स्त्री को कुछ भी बोलने का अधिकार नहीं है। पुरुष कुछ भी करे, अच्छा बुरा, अगर स्त्री कुछ बोलती है तो उसके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं, उसको परेशान किया जाता है। यानी कि संपत्ति पर भी पुरुष का अधिकार होगा, कोई भी बड़ा कार्य होगा उसको लीड करने वाला ही पुरुष होगा। अभी भी आपने पढ़ा नहीं होगा लेकिन आपको पढ़ना चाहिए। मैं आपको कुछ उदाहरण दे रहा हूँ। उदाहरण के लिए गांव में भी कई जगह सुनने में आता है, आप न्यूज़पेपर में पढ़ते रहते होंगे कि कई बार कुछ जगह पर जैसे पंचायत के चुनाव वगैरह होते हैं, वहाँ पर ऐसा होता है कि महिलाएं, कुछ सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होती हैं, यानी कि रिज़र्व होती हैं। तो वहाँ पर महिलाओं को खड़ा कर दिया जाता है, वो इलेक्शन जीत जाती हैं। लेकिन सुनने में आता है, न्यूज़पेपर में भी आप पढ़िए, इसके बारे में आता रहता है कि लेकिन उनके अधिकारों का इस्तेमाल उस महिला के घर के पुरुष जो सदस्य हैं वो करते हैं। उसका भाई हो सकता है, उनका पति हो सकता है। यानी कि वो बाहर जाते हैं और वहाँ से डॉक्यूमेंट्स लेके आते हैं, और जो महिला वास्तव में जिसके पास पावर है सिग्नेचर करने की, यानी कि गवर्नमेंट ने जो पावर दे रखी है, वो उस महिला से कहते हैं साइन करो। वो कहती है इसमें क्या है, वो कहते हैं आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आप इस पर सिग्नेचर कर दो, मैंने देख लिया है। यानी कि कहने को तो वो स्त्री ही पावर में है, लेकिन उसकी पावर का इस्तेमाल पुरुष कर रहा है। इसको कहेंगे मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, यानी पुरुष प्रधान समाज। तो ये सारी बातें मैंने यहाँ पर आपको बहुत विस्तार से समझा दी हैं। बच्चों, ऐसा आपको कहीं समझने को नहीं मिलेगा। जैसा कि मैंने स्टोरी, कैरेक्टर, मैसेज इस मेथड के माध्यम से समझाया है, ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट आपको मैंने समझाया है। आगे और भी पार्ट आपको मिलने वाले हैं, तो इसी प्रकार इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की बहुत सी बातें आपको समझने को मिलने वाली हैं। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी को एक अलग ढंग से समझने के लिए और हर नए वीडियो की जानकारी सबसे पहले पाने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है बच्चों, तो अगले वीडियो में हम इस कविता को पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे, प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे।
और जो मैंने अभी आपको बिंदु समझाए हैं ये बहुत साधारण बिंदु नहीं है, ये मेरे 12 वर्ष के अनुभव का पूरा निचोड़ है। तो आप हर एक बिंदु को गहराई से सुने समझें। अगर एक एक बिंदु पर आप एक एक अनुच्छेद लिखेंगे, एक एक पैराग्राफ घर में लिखेंगे तो आपको टॉप करने से कोई रोक नहीं सकता। ये मेरी गारंटी है, मेरा 12 वर्ष का अनुभव है। इस बात को आप ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप इसको सोचेंगे सिंपल सा ऐसे ही सर ने बता दिया है, इसको इसका आंसर सुना उसका आंसर निकाल दिया, तो फिर तो आप प्लानिंग ही करते रहोगे कि मुझे टॉप करना है, लेकिन आप टॉप नहीं कर पाओगे। टॉप करने के लिए आपको उस तरह की थिंकिंग रखनी पड़ती है, हाई लेवल की, और उस तरह से बातों को समझना होता है। ध्यान रखिए, जो दूसरों के लिए मुश्किल है वही आपके लिए चांस होता है। याद रखिए, ये सबसे बड़ा सेंटेंस आपके सामने समझा दिया। अगर आप कहेंगे ये तो ऐसी ही चीज़ है, आप कहोगे ऐसे ही है, इसका कोई यूज़ नहीं है, सर ने समझाया है। दूसरा जो टॉप करने वाला बच्चा है वही इन बातों को बहुत गंभीरता से लेकर के लिखता है, तैयारी करता है। इसीलिए टॉप 5 टॉप 10 में वही बच्चे आते हैं जो इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हैं। बाकी को लगेगा इसका कोई यूज़ नहीं, कविता पढ़ो, क्वेश्चन आंसर लिखो, रट्टा मारो, काम ख़त्म। इससे आप क्या करेंगे, अधिक से अधिक A2 ले आएंगे, या बहुत ज़्यादा हुआ A1 ले आएंगे। A1 कहाँ से होता है, आउट ऑफ 80 72.5 तक आप ले आते हैं, काम ख़त्म। इससे ज़्यादा आप नहीं ला पाते। टॉप करने के लिए आपको कुछ अलग ही लिखना पड़ेगा। तो ठीक है बच्चों, अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे किसी और पार्ट के बारे में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने से मुझसे अधिक फ़ायदा आपका है। धन्यवाद।